गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपको हम आज आप काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा काव्य किसे कहते हैं, काव्य के तत्व क्या क्या हैं, काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको पहले आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले काव्य किसे कहते हैं, इतिहास के पहले ये आप जान लीजिएगा कि काव्य किसे कहते हैं। तो जीवन की मानविक अनुभूतियों से युक्त अभिव्यक्ति, यानी कि वो रचना जिसमें हम जीवन की अनुभूतियों को मार्मिक रूप से व्यक्त करते हैं, जिसमें लय होता है, छंद होता है, तुक होता है, संगीत होता है, उसको काव्य कहते हैं। अर्थात वो छंदोबद्ध रचना जो लयात्मकता व साहित्यिकता के साथ पाठक या श्रोता के हृदय में आनंद का संचार करती है, वो काव्य कहलाती है। काव्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? काव्य के तत्व दो होते हैं, आंतरिक तत्व, बाह्य तत्व। काव्य के दो तत्व होते हैं। काव्य के आंतरिक तत्व में कल्पनाशीलता, रसात्मकता, सौंदर्यबोध आदि भावों का प्रकटीकरण होता है, और काव्य के बाह्य तत्व में तो छंद, शब्दों की योजना, अलंकार आदि का प्रयोग होता है। यानी आंतरिक तत्व में हम क्या महसूस करते हैं वो भाव, और बाह्य तत्व में हम जिसके द्वारा कविता लिखते हैं, यानी क्या क्या हमने कौन सी भाषा इस्तेमाल की, कौन सा रस, कौन सा छंद, कौन सा अलंकार। काव्य बच्चों दो प्रकार के होते हैं आपके, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य मतलब देखना, वो काव्य जिसको हम अभिनय के माध्यम से देख सकते हैं। श्रव्य काव्य जिसको हम पढ़कर आनंद लेते हैं, वो श्रव्य काव्य होता है। ठीक है, जिसको हम पढ़कर या सुनकर जिसका हम आनंद लेते हैं ना। दृश्य देखकर जो अभिनीत होता है, और श्रव्य जिसे सुनकर या पढ़कर आनंद लेते हैं। तो श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य बच्चों वो होता है जिसमें एक कथा होती है जो क्रमबद्ध रूप से होती है और एक दूसरे के साथ सुगठित होती है, वो प्रबंध काव्य कहते हैं। इसके अंदर महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक काव्य भी आते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा है, रामचरितमानस है, पद्मावत है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है। तो ये सब हमारे प्रबंध, साकेत, ये सब हमारे प्रबंध काव्य हैं। इसमें एक कथा चलती है शुरू से अंत तक की, मुख्य एक पात्र कोई होता है, तो ये आपकी प्रबंध काव्य होता है, जिसमें हर पद एक दूसरे से संबंधित होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। इसके बाद आपका मुक्तक। मुक्तक मतलब मुक्त, तो वो छोटी छोटी काव्य रचनाएं जो अपने आप में पूर्ण होती है, जिसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, वो आपकी मुक्तक काव्य कहलाती हैं। जैसे कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, तो हर पद का अपना अलग महत्व है, हर पद अपने आप में स्वतंत्र है, कोई दूसरे से संबंधित नहीं होता है, किसी का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होता, कोई संबद्ध नहीं होते, बंधे हुए एक दूसरे से नहीं होते हैं। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, सूरदास का भ्रमर की भी मुक्तक काव्य है। तो पद एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, वो आपके मुक्तक काव्य, और जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो आपके प्रबंध काव्य कहलाते हैं। इतना बच्चों आप लोग पढ़िएगा कि काव्य किसे कहते हैं। वो रचना जो छंद, लय, तुक से युक्त होती है, वो रचना आपकी काव्य कहलाती है। काव्य के दो तत्व, आंतरिक तत्व, बाह्य तत्व। आंतरिक जो हमने महसूस किया, कल्पनाएं इसमें होती है प्रमुख। बाह्य जिसके द्वारा हमने काव्य रचना की। काव्य दो होते हैं, दृश्य और श्रव्य, जिसको हम देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, वो दृश्य काव्य अभिनय के माध्यम से जिसे हम देख सकते हैं। श्रव्य का जिसे पढ़कर और सुनकर हम आनंद प्राप्त करते हैं। फिर प्रबंध काव्य जिसमें एक कथा
होती है जो क्रमबद्ध होती है और सुगठित होती है। एक कहानी चलती है, जैसे आपका रामचरितमानस, जैसे आपका पद्मावत, जैसे आपका प्रियप्रभा, साकेत, ये सब आपका महाकाव्य है। और मुक्तक काव्य जिसमें पद एक दूसरे से मुक्त होते हैं। तो इतना बच्चों आप लोग आगे बढ़िएगा, उसका रिवीजन करिएगा। ओके बाय बच्चों।